देखो बच्चों, स्ट्रेस ना लें और स्ट्रेस को अपन समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या है बेसिकली आपका इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, इसमें बच्चे खासकर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वाली बात को भूल जाते हैं। ठीक है, इतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आगे तुम्हें दिखाऊंगा थर्मल स्ट्रेस के अंदर ये वाली बात जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत पैदा करती है। ठीक है, बेसिकली क्या है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इंटरनल को हम एक्सटर्नल के बराबर ही बोल सकते हैं फॉर इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ही इसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर F इंटरनल अपॉन में एरिया इज इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन में एरिया जो है वो लिख सकते हो फॉर इलास्टिक बॉडी। अगर प्लास्टिक बॉडी होगी तो अपन ये नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने सिंपली एक कोई क्ले ले लिया, ठीक है, आप क्ले को जो है वो एक्सपेंड करोगे तो उसके अंदर कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। अगर आप क्ले को अगर आप एक्सपेंड करोगे या आटे को एक्सपेंड करोगे ना, तो वहां पर कोई भी उसके अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं होते, वो बिल्कुल परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो प्लास्टिक बॉडी में कभी भी स्ट्रेस नहीं आता है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेस के डेफिनेशन के बाद। ये वाली बात हमारी ध्यान रखना इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, ये हम आगे चल करके थर्मल स्ट्रेस के अंदर भी इसको देखेंगे। तो हमने आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कर लिया बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग अवेयर ही होंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं। 3 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो है वो आपके फोर्सेज लगते हैं। तो आपका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है आपका, तो आपके जो फोर्सेज हैं वो इस तरह से लगेंगे, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके फोर्सेज लगेंगे। ठीक है, ये लेंथ को इंक्रीज या लेंथ को डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकता है बेसिकली। हाँ, अगला हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, फोर्स जो है वो एरिया के अलोंग लगता है। ठीक है, जैसे आपका ये वाला एरिया है तो यहाँ पे फोर्स आपका इस तरह से लगा है। इसमें अक्सर क्या होता है, शेप जो है वो चेंज होने का टेंडेंसी रहता है। ठीक है, बट अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो आपको थोड़ा बेहतर फील आ जाएगा। जैसे मैं आपको कि आपने एक क्यूब ले लिया लेट से कोई, ठीक है, कोई भी मेटल का क्यूब है और आपने पंच करके जो है वो यहां से एक सिलेंडर को बाहर निकाल दिया। ऐसे होता है ना, अपन पेपर को पंच करते हैं, तो पेपर को पंच करके अपन जो है वो एक छोटा सा पेपर बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं उसका थिकनेस दे दूं और मैंने एक मेटल को जो है पंच करके बाहर निकाल लिया, तो टेक्निकली हुआ क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो नीले वाला सिलेंडर है ये लाल वाले सिलेंडर से क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो इसमें जो फोर्सेस डेवलप होंगे वो इसी डायरेक्शन में डेवलप होंगे। ठीक है, तो हमें जो एरिया है वो केयरफुल लिखना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर चिपका देते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिया क्या रहने वाले बच्चों, हमारा रहने वाला है एफ अपॉन में ये वाला एरिया जिस पर ये स्ट्रेस आ रहा है। तो फोर्स हमारा ऐसा है ना टेंजेंशियल, ये नीले वाला जो है वो लाल वाले से अलग होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस पूरे पूरे जो आपका जो ये कर्व्ड सरफेस होता है वो वाला आपका एरिया यहाँ पे यूज करना है, ये पाई आर स्क्वायर मत यूज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, एफ अपॉन में 2 पाई आर एल का होने वाला है। ठीक है, तो आपको एरिया थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो इस वाले एग्जांपल के बाद आप समझ चुके होंगे प्रोबब्ली कि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है उसमें थोड़ा एरिया के रिगार्डिंग आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर गलत करोगे तो फिर जो है आंसर गलत आ जाएगा, बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर वो फंसा सकता है। ठीक है, तो पंचिंग वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो तो प्रेशर ही है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये बेसिकली प्रेशर ही है, बाकी सारों का यूनिट प्रेशर वाला है बट वो प्रेशर नहीं है, ये तो आप बोल सकते हो कि ये प्रेशर ही है। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, इसमें आपका क्या होता है, चारों तरफ से आपका फोर्स लग रहा है और जिसके कारण एक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसको आप जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोल सकते हो। ठीक है, ये प्रेशर ये कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं, इन स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन्स भी होते हैं आपके पास। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, अगर लेंथ में चेंज आने वाला है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है टेंसाइल है, कंप्रेसिव है। यहाँ पर हम स्ट्रेन कैसे करेंगे, कॉन्फिगरेशन कैसे चेंज हुआ है। तो अगर आपका पहले ये वाला क्यूब जो है वो इधर हो गया, ऐसे बेंड हो गया, तो ये वाला जो है ये डिपेंड कर रहा है कि कितना का जो है में चेंज आया है। तो tan फाइव का वैल्यू अपन L बाय L से निकाल सकते हैं। वैल्यू बड़ी स्मॉल होती है तो tan फाइव को आपको 5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन। और थर्ड आपका जो स्ट्रेन है, क्योंकि ये हमारा प्रेशर ही था, तो प्रेशर आप क्या करता है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो बाहर से तो वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो डेल्टा V बाय V से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। इसमें वॉल्यूम चेंज आता है, तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन किसमें होगा, वॉल्यूम में अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे 3 स्ट्रेन है बच्चों। अब इसमें हम जो है इस ग्राफ को देख लेते हैं, फिर अपन हुक्स लॉ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग का ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहले तो हमें OA लिमिट ध्यान रखना है। ठीक है, OA जो आपका लिमिट है ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, y इज इक्वल टू mx वाले शेप का। तो इस वाले जो हमारा जो O से A रीजन है इसी के अंदर हमारा क्या वैलिड होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, हुक्स लॉ।
हम आगे भी हुक स्लो करने वाले हैं, ठीक है। ओ से बी अगर आप देखोगे, ओ से बी, तो ए से बी अगर आप आगे जाओगे तो आपका प्रोपोर्शनल तो नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक कर्व हो गया है, लेकिन फिर भी इसका नेचर इलास्टिक होता है। मतलब अगर आप इसको डिफॉर्मेशन फोर्स अगर आप हटाओगे तो वापस क्या करेगा, अपना शेप पूरा पूरा रीगेन कर लेगा, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट आपकी कौन सी होती है बच्चों, जब आप जो है फोर्स एक्शन हटाओगे, अगर बॉडी पूरा पूरा शेप रीगेन कर ले रही है तो वो इलास्टिक है, अगर नहीं कर पा रही है तो प्लास्टिक है, ठीक है। तो ओ से ए में प्रोपोर्शनल है, ओ से और ए से बी में प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इलास्टिक फिर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओ से में भी इलास्टिक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, पूरे में इलास्टिक है, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पे। सी हमारा क्या है बच्चों, यील्ड पॉइंट है। यहां पर अगर क्या होता है, आप स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल जो है अपना प्लास्टिक नेचर जो है वो शो करता है। यहाँ पर हम जो है बी पॉइंट के बाद जब भी हम जाएंगे तो वापस पूरा पूरा रिफॉर्म नहीं होने वाला, ठीक है। यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर आप जो है वो स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं कर रहे हो। माइंड इट स्ट्रेस जरूर है, ठीक है, ऐसे में सोचना कि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है लेकिन आप उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आपने स्ट्रेस मेंटेन किया हुआ है और वो धीरे 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 इलोंगेट होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर जिसका ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा वो अपन डक्टाइल मटेरियल होगा, उसको अपन जो है वो उससे अपन वायर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है वो लेंदी रहेगा, ठीक है। अगर कोई किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है ये तो वो डक्टाइल है, किसी के लिए बहुत छोटा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इन सब चीजों में काम आता है, ठीक है। आगे हम जाएंगे यील्ड पॉइंट से, तो हमें एक मिल जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर जो है मटेरियल अपना स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लूज कर चुका है, अब वो किसी भी स्ट्रेस को जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर सारे सारे मतलब वो खत्म हो गया बेसिकली मटेरियल, ठीक है। आगे जाकर अगर थोड़ा और उसको इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है, ओ से ए तो है ही अपना प्रोपोर्शनल लिमिट, ओ से बी आपका इलास्टिक हो गया, सी तक भी ठीक है काम, आगे डी ई में तो आपका जो है वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये मे बी मैक्सिमम कितना लोड हासिल कर सकता है उन सब चीजों के लिए काम आता होगा, ठीक है। और ये वाला जो अपना पोर्शन है ये डक्टाइल कितना है मटेरियल इसके बारे में बताता है, जितना लंबा होगा उतना मटेरियल डक्टाइल होगा। इसमें ग्राफ के क्वेश्चन भी वो बंदा पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि एक में ज्यादा दे दिया एक में कम दे दिया, पूछा कौन सा मटेरियल है और आपका कौन सा ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल है, ठीक है। जिसका ये वाला पार्ट जो है ज्यादा इलोंगेट होगा वो आपका क्या होगा, डक्टाइल, जिसका ये वाला पार्ट छोटा होगा वो आपका क्या होगा, ब्रिटल, ठीक है। अब इसी उस रीजन में, ओ से ए रीजन में हमारा क्या होगा, स्ट्रेस जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसी में हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये आपका तीन तरह का हो सकता है बेसिकली बच्चों, तीनों स्ट्रेस की कोरस्पॉन्डिंग। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो आपका हो जाएगा यंग मॉडुलस, इसको बोलेंगे। अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक है तो बल्क मॉडुलस बोल देंगे, और थर्ड वाले केस में इसको बोल देंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो इस वाली बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा आया ये तीन तरह के होते हैं। इसमें वो सिंपल सिंपल सवाल दे सकते हैं आपको, ठीक है। और उसमें अगर एक मेरे सिंपल सवाल डिस्कस करना हो तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक रोड जो है वो आपकी आपने लटका रखी है और अपने ही वेट के अंदर उसके अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ये वाला सवाल हमसे वो पूछ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। तरीका तो क्या होगा, आप किसी भी एक्स के ऊपर जो है वो पहले टेंशन निकालो, टेंशन अपॉन एरिया करोगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस जो है वेरिएबल आएगा, ठीक है। और फिर आप एलिमेंटल लेंथ लेकर के, ये डीएक्स लेंथ लेकर के, इसके लिए आप जो है पहले इलोंगेशन निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। बट शॉर्टकट मैं आपको देता हूं। शॉर्टकट क्या है बच्चों, कि आप इसको सेंटर ऑफ मास पे रख दो इस पूरे और इसको क्या बना दो, एक मासलेस रोड बना दो। तो अगर मैं इस पूरी रोड को मासलेस बना करके सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा तो हमारा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होगा, ये इसका वेट विच इज mg, और स्ट्रेन कितना आएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल कितनी होगी इसकी, l/2 होगी। तो l बाय ऊपर लिखेंगे, सॉरी, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी आएगी इसकी, l/2, है ना। तो यहां से आप देखोगे तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, mg l, एरिया अपन भूल गए, एरिया भी देते हैं 2ya, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया हल्का सा। अगर आपको तरीके से निकालना है तो आप तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और आप इंडिकेशन से अगर बचना चाहते हो तो आपको ये वाला तरीका आप अपना सकते हो, सेंटर ऑफ मास पे इसको रख के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रेविटी के अंदर फॉल करती है तो उसके अंदर कोई भी हमारा स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं आता है, ठीक है। अगर पूरी चीज ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रही है तो वो स्ट्रेन के अंदर नहीं होती, हर एक पार्ट जी से नीचे जा रहा है, तो कोई पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले पार्ट नीचे जा रहे हैं, ये वाले पार्ट उसको ऊपर पुल कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रेस डेवलप होता है, इसके कारण एक स्ट्रेन आता है, ठीक है। बट अगर पूरी रोड ही फॉल कर रही है तो सारे पार्टिकल जी से नीचे जा रहे हैं, तो कोई भी किसी पार्टिकल को खींच नहीं रहा है, कुछ भी खींचातानी नहीं है, तो वहां पर हमारा कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि अगर ग्रेविटी वाला सीन हो जाएगा, सारे पार्ट जो है वो जी से नीचे आएंगे, तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं होता, कोई किसी को खींच नहीं रहा है, क्योंकि सब जी से चल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना, ग्रेविटी में जो है अगर ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रही है तो वहां पर हमारा जो है वो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो सिंपल आपसे पूछ सकता है। अब अगली चीज होगी कि अगर हम रोड पे वेट लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा है
कि रोड पर अगर हम वेट लगाएंगे तो वो रोड जो है वो नीचे की तरफ आएगी। अगर वो रोड नीचे की तरफ आएगी तो उसके अंदर एक्सटेंशन होगा। इसको अपन स्प्रिंग से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा कितना आएगा हमारा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना हो जाएगा इसका, अगर आप देखोगे ये एक मासलेस रोड है, ठीक है, मैंने एफ फोर्स लगाया तो स्ट्रेस हो जाएगा एफ बाई ए, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा बच्चों डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एल कितना आ गया बच्चों एफ एल अपॉन में वाई ए। अगर मैं आप इसको एक स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग से अगर कंपेयर करो तो स्प्रिंग में कितना आएगा एफ आपने फोर्स लगाया इज इक्वल टू के एक्स, तो यहां से आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों एफ बाय के। तो आप इन दोनों को अगर रिलेट करोगे तो यू विल फाइंड कि वाई ए बाय एल आपका क्या है के बराबर है। तो अगर आप एक रोड का जो है अगर उसका स्प्रिंग बनाना चाहते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कितना लेना पड़ेगा वाई ए बाय एल का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब रोड अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो और एडवाइजेबल है कि आप उसको स्प्रिंग बना कर करो। होपफुली आप लोगों को मालूम होगा कि स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग पैरेलल में वो सिंपली ऐड हो जाते हैं और सीरीज में वो उल्टे होकर के ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये वाले दोनों जो उल्टे होकर के ऐड होंगे 1/k1 + 1/k2, ये वाले सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप इसको स्प्रिंग वाला पार्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अगर वाई ए एल दे रखा है तो अपन उसको स्प्रिंग बना करके भी काम कर सकते हैं। ये अपन एनर्जी में भी यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अगले वाले में। इलास्टिक पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन अ वायर या रोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ फोर्स लगाओगे, दोबारा ये मासलेस रोड है। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल स्प्रिंग में कितना होता है हाफ के एक्स के, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हाफ के एक्स के। ठीक है, अगर मैं के का वैल्यू पुट कर दूं ए वाई अपॉन में एल, और एक्सटेंशन हम निकाल चुके हैं कितना होता है एफ एल अपॉन में ए वाई, दोनों को अगर पुट कर दूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला बनेगा। ठीक है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद करना आसान है, हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये हमारा क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी कितना स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी टोटल एनर्जी निकल करके आ जाएगी। तो इस वाले में भी वो कई बार सवाल पूछ लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ में भी आप एरिया अंडर कर्व देखोगे तो वो 2 टाइम्स जो है वो एनर्जी डेंसिटी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सवालों को भी आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये पॉइजन रेशियो जो भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली अगर आप किसी वायर को खींचते हो तो सिर्फ वो लेंथ में इलोंगेट नहीं होती है, वो डायमीटर में आपकी जो है वो कंप्रेस होने के चांस भी उसके रहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये एक रेशियो है बेसिकली जो लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो कितना हो गया आपका ओरिजिनल एल था, आपने खींचा तो एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना आया बच्चा आपको डेल्टा एल बाय एल, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। और डायमीटर आपका चेंज हो गया, तो लेटरल स्ट्रेन क्या आपका लेटरल स्ट्रेन आपका क्या है डेल्टा डी बाय डी हो गया। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन एक यहाँ पर एक नेगेटिव साइन को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आपका डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल बाई एल ये आपका पॉइजन रेशियो बनता है। इसमें आपको एक बात खास ख्याल रखनी है, या एक ही आपको डाटा याद रखना है, वो क्या है कि अगर सिग्मा का वैल्यू 0.5 होता है तो मटेरियल के अंदर कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। इस वाली बात को ध्यान रखना, ये दोनों उल्टे सवाल दे सकता है, वो सिग्मा 0.5 दे के पूछ लेगा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आया। ठीक है, या फिर क्या करेगा बोल देगा कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, बताओ ये आपका जो है ये पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर वॉल्यूम चेंज 0 है, वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं मैं ए इंटू में एल। ठीक है, या ए इंटू में एल, या इसको लिख सकते हैं पाई डायमीटर का स्केयर अपॉन में 4 इंटू में एल। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे तो कितना आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन डायमीटर अपॉन में डायमीटर प्लस में चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा वी को 0 कर दो तो आप पाओगे यहाँ पर डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल बाई, इधर जाएगा पहले नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा तो पॉइजन रेशियो जो है वो आपका यहाँ पर हाफ बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर पॉइजन रेशियो 0.5 दे रखा है इसका मतलब कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, या उल्टा ही बोल सकता है वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो पॉइजन रेशियो कितनी होनी चाहिए 0.5। तो अगर आपको एक डाटा यहाँ पर जेई मेन से पहले ध्यान रखना है तो आप ये 0.05 वाला ध्यान रख सकते हो पॉइजन रेशियो के अंदर। ठीक है, आगे चले। अगला ये 3 हमारे रिलेशन है, जाहिर सी बात है किसी के बच्चे को याद नहीं होते। कमेंट सर एसएचएम और मैकेनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एसएचएम और मैकेनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पूरा एसएचएम तो पूरा मैकेनिक्स ही है। एसएचएम के 2 पार्ट है बेसिकली, है ना। एक पार्ट आपका जो है वो पहला तो पूरा ही क्या है, उसमें आपसे पूछते क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब के रिगार्डिंग जो है वो आपसे सवाल पूछते हैं। बेसिकली क्या है मैकेनिक्स का एक फंक्शन उठाया है एसएचएम के अंदर विच इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका जो है वो एक थ्योरी बना करके रख दी है। ठीक है, तो पूरा एसएचएम का जो पहला पार्ट है एक तो होगा टाइम पीरियड कैलकुलेशन,
ये जो पहले वाला पार्ट है वो पूरा पूरा क्या है, बेसिकली काइनेमेटिक्स ही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फंक्शन को अपन डिस्कस करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सवाल ही थोड़ा सा अजीब होगा कि मैकेनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन कैसे एसएचएम और मैकेनिक्स ही एसएचएम है बेसिकली, है ना, अगर आप देखोगे तो टेक्निकली एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर के हमने जो है वो उसको बहुत ही स्टैंडर्डाइज कर दिया है ताकि उसके आंसर जल्दी जल्दी निकाल सकें, ठीक है। तो आप एसएचएम का इक्वेशन देखोगे वो भी काइनेमेटिक्स की इंटीग्रेशन की हेल्प से निकल करके आता है, ठीक है। बाकी और किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो आप वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे तो शायद में भी हम आंसर कर पाएंगे। खैर, ये वाले जो हमारे रिलेशन है बच्चों, ये किसी को भी याद नहीं होते, है ना। ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक की तरह ही है कि अपन सोचते हैं किसी जमाने में जाकर के इनको याद करेंगे जब हमें फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा, और ये टाइम चला जाता है, पेपर आ जाते हैं, लेकिन अपन याद नहीं कर पाते। सिमिलरली ये वाले फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपकी हिम्मत हो तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे भी ये वाले फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो अपन तो टीचर, अपने को तो एग्जाम देना नहीं है, तो चल जाता है काम। आप लोग चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, अगर आपने पहले याद करके तो रिवाइज कर लेना, नहीं तो इस लास्ट टाइम में मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप याद करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस भी कम है। अब आते हैं थर्मल स्ट्रेस के अंदर। थर्मल स्ट्रेस देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, हो सकता है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ा दिया जाए थर्मल स्ट्रेस, तो हो सकता है 2 बार आपका जो है ये कवर हो जाए। क्या फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें देखो अक्सर क्वेश्चन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि एक रोड आपने ले ली है, ठीक है, आप रोड उसका लेंथ एल है, अगर आप उसको हीट करोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों से अगर पूछूं कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो बच्चे क्या आंसर करते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना बोलते हैं वो, सर चेंज इन लेंथ आई ये और ओरिजिनल लेंथ ही ये, तो स्ट्रेस बोलते हैं वाई अल्फा डेल्टा टी। तो ये आंसर गलत है, इसमें स्ट्रेस कितना है, 0 है। स्ट्रेन भी 0 है, स्ट्रेस भी 0 है। क्यों, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका लेंथ जो है वो कितना हो गया है, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी हो गया, बट इस टेम्परेचर पे यही इसका नेचुरल लेंथ है, इसके अंदर कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेन क्या है, बेसिकली स्ट्रेन चेंज इन लेंथ नहीं है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो लेंथ होनी चाहिए उसमें कितना चेंज आ रहा है वो है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, जब टेम्परेचर टी था तो नेचुरल लेंथ एल थी, जब टेम्परेचर आपने टी प्लस डेल्टा टी किया तो नेचुरल लेंथ ही हो गई है, तो नेचुरल लेंथ ही तो है। तो इसके अंदर हमारा कोई भी जो है वो स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो नहीं आता है। स्ट्रेन को ध्यान से समझना, स्ट्रेन है जो उस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो नेचुरल लेंथ होना चाहिए था, क्या वही नेचुरल लेंथ है, अगर है तो कोई स्ट्रेन नहीं है, अगर नहीं है तो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। चेंज इन लेंथ नहीं बोलते अपन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो भी उसका लेंथ होना चाहिए था उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको अपन लेते हैं। तो यहां पर हमारा टी में एल लेंथ था, टी प्लस डेल्टा टी में नेचुरल लेंथ ही है, तो कोई भी उसके अंदर जो है हमारा स्ट्रेस या स्ट्रेन पैदा नहीं होगा, तो आंसर आएगा 0। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बच्चे जेई मेंस जो आपसे पूछ सकते हैं आसानी से कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है कितना स्ट्रेन उसके अंदर पैदा हुआ, और बच्चे ये वाला आंसर कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर गलत है। उल्टा क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे इसको बांध दिया है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, अब आप इसको हीट करते हो तो लेंथ इसका कितना होना चाहेगा, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहेगा, ठीक है, बट आप इसको होने नहीं दे रहे क्योंकि आपने यहाँ पे इसको बांध रखा है। तो देखने में क्या लग रहा है, कुछ स्ट्रेन ही नहीं आया क्योंकि चेंज इन लेंथ कुछ आया ही नहीं, बट चेंज इन लेंथ आया है क्योंकि ये नेचुरल लेंथ इसका कितना हो गया, ये इतना लेंथ और बढ़ जाना चाह रही है, कितना, एल अल्फा डेल्टा टी, बट आप इसको बढ़ने नहीं दे रहे हो। अगर आप इसको बढ़ने नहीं दे रहे हो तो टेक्निकली आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कितने से, एल अल्फा डेल्टा टी से कंप्रेस कर दिया। तो आपका एल अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो आपका जो चेंज इन लेंथ है वो यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी होगा। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ये वाला, और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेस, और स्ट्रेस से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, कुछ पार्ट अलाउ कर देते हैं, सपोज करो आप टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाओ और आपकी जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर बढ़नी थी, तो बोलते थे 3 मीटर अलाउ कर दिया मैंने, लेकिन 2 मीटर अलाउ नहीं किया, ठीक है, यानी टोटल 5 बढ़ना चाह रहा था, 3 आपने अलाउ कर दिया, तो जो 2 मीटर बच गया है 2 मिलीमीटर का, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका स्ट्रेन आपको लेना पड़ेगा और उसी कोरस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लेंथ कितना बढ़ जाना चाह रही है, ठीक है, माइनस आपने इसको कितना बढ़ने दिया, ठीक है, अगर आपने इसको पूरा ही बढ़ने दिया तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर आपने पार्शियल बढ़ने दिया तो जितना और बढ़ जाना चाह रही थी उससे कोरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेन आएगा और उसी कोरस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेस निकल करके आएगा। तो ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे अक्सर जो है वो गलती करते हैं। और पार्शियल वाली बात भी ध्यान रखना कि अगर थोड़ा अलाउ कर देंगे तो जो रिमेनिंग जो रह गया आपका उससे कोरस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेन या स्ट्रेस आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आते हैं विस्कोसिटी के अंदर। विस्कोसिटी जो है वो बेसिकली एक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही है, सॉर्ट ऑफ क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है, ठीक है, आपका जो विस्कोसिटी है, बट एक्जैक्टली फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, आप बोल सकते हो रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिसिमिलरिटी भी होती है, आप चाहोगे तो हल्का हल्का डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि अगर लिक्विड लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो उसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे पे रेजिस्टिव फोर्स इंपार्ट करती है, जिसके कारण जो ऊपर वाला लेयर होता है वो तेज मूव करता है, लेकिन जैसे नीचे आएंगे वैसे लेयर का स्पीड जो है वो कम होता रहता है, ठीक है।
अब ये जो विस्कस फोर्स है ये आता कितना है, ये आता है इतना, ये ईटा ए डीवी बाई डीएक्स के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। इसका यूनिट वगैरह वो पूछ सकता है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अक्सर इस वाले चैप्टर से वो यूनिट्स वगैरह पूछ लेता है, जेई ने भी बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है। जैसे रिनोल्ड नंबर का, विस्कोसिटी का, तो आपको थोड़ा यूनिट के बारे में थोड़ा ख्याल रखना है, इनका आसानी से निकल जाएगा। डायमेंशन यूनिट वगैरह है ना, नीटा क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से देखोगे ईटा आपका एफ और ये डीएक्स मल्टीप्लाई करोगे, ए नीचे ले आओगे, डी भी नीचे लेकर के आओगे, ठीक है। इनको आप आसानी से अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये वाला डायमेंशन बन जाएगा। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप रट लो इसको, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए इसको ना जेईई मेंस देने से पहले, क्योंकि यहाँ से वो डायमेंशन वाले सवाल पूछ लेता है। अक्सर डायमेंशन किसकी पूछता है, जो अजीब से कांस्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन पूछते हैं, ठीक है। खैर, तो फोर्स कितना आ गया, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स हो गया। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, कि हमारा डेप्थ के साथ जो है वो कैसे वेलोसिटी वेरी कर रहा है। नेगेटिव साइन किसको बैलेंस करने के लिए, कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ेंगे हमारा डीवी जो है वेलोसिटी हमारा घटता है, तो डी एक्स हमारा पॉजिटिव होगा तो डीवी हमारा नेगेटिव होगा, और यहाँ पर हम उसका सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं तो हमने आगे जो है वो नेगेटिव लगा दिया है उस वाली बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। हालांकि इसके चांस कम ही है, लेकिन वो पूछे अगर कि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है फ्रिक्शन में और विस्कोसिटी में, तो फ्रिक्शन जो है वो आपका एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक क्यूब अगर आप क्यूबिकल नहीं, एक क्यूबॉइड अगर आप ले लो, उसको आप लेंथ पे रखो, कभी ब्रेड्थ पे रखो, कभी उसको जो है वो हाइट के अगर बेस बना करके रखोगे, तो हर केस में आपका एरिया चेंज होता रहेगा, ठीक है, बट फ्रिक्शन फोर्स सेम ही आता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका एरिया पे जो है ये विस्कोसिटी वाला फोर्स आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। ब्लॉक को चाहे 2 मीटर पर सेकंड से मूव करो, चाहे 200 मीटर पर सेकंड से, फ्रिक्शन फोर्स सेम ही आता है म्यू एमजी का, ठीक है। तो कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, एरिया पे डिपेंड करता है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन ना तो एरिया पे करता है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह के हमारे यहाँ पे कुछ डिसिमिलरिटीज है, और भी होते हैं एक दो, चाहो तो पढ़ लेना, बट चांस नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, मुश्किल चांस है, ठीक है। खैर, अगर मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लगाकर दिखा दूं, ताकि डी बाई डीएक्स में किसी बच्चे को दिक्कत होती है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लगाकर दिखा दूं। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 2 मीटर है ना, मास ये 20 केजी है, इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो ये ईटा होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो डेकापोइज होता है, ठीक है। ये भी बड़ी क्रिटिकल बात है, बच्चों से न्यूमेरिकल गलत हो जाता है इस वाली बात पे। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, पोइज दे रखा है, तो डेकापोइज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ईटा का वैल्यू यहाँ पे हमारे कितना बनाना पड़ेगा, 10 की पावर -2 डेकापोइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पोइज इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है, डेकापोइज है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी एक ओड पॉइंट हो गया, इसको भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आगे कुछ किया कुछ भी नहीं, बोल रहा है कि ये ब्लॉक जो आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इसके दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस कर देंगे, तो नीचे वाला फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा, ऊपर क्या होगा यहाँ पर जो है विस्कस फोर्स आपका जो लगने वाला है वो नीटा ए डीवी बाई डीजेड हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक इसमें एक बात और ध्यान रखना, विस्कोसिटी वाले में जो भी लेयर जिस सॉलिड के कांटेक्ट में होगी है ना, उसका वेलोसिटी उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला ब्लॉक के बॉटम से कनेक्टेड है, तो बॉटम का अगर स्पीड v है तो इसका स्पीड भी कितना होगा, v होगा। और ये वाला लेयर आपका इंक्लाइन प्लेन से कनेक्टेड है, तो इंक्लाइन का स्पीड कितना है, 0, तो इसका भी 0 होगा, और इसका कितना होने वाला है, v होने वाला है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, ईटा का वैल्यू पुट कर दिया आपने, जो भी यहाँ पर वैल्यू बन रहा है, ठीक है। एरिया का वैल्यू आप पुट कर दोगे है ना, साइड दे रखे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका mg sin थीटा है, ईटा एरिया आपका 2 × 2 4 हो गया, और ये आपका वेलोसिटी यहाँ पर इसका 10 है और इसका कितना होगा, 0, तो वेलोसिटी आपका 10 हो गया, और इसमें जो डिफरेंस है वो आपने क्या मान लिया, h मान लिया। आपसे h ही पूछा है कि ऑयल का थिकनेस जो है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो आपने mg sin थीटा को इस वाले फोर्स से इक्वेट कर दिया, तो यू विल गेट द, ठीक है। ध्यान रखना है वेलोसिटी, इसमें मेन बात कौन सी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि जो भी लिक्विड सरफेस जो किसी सॉलिड या कांटेक्ट में होगी तो उसका वही वाला स्पीड होगा जो सॉलिड का था, ठीक है। तो इस लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो ब्लॉक के बेस के साथ कनेक्ट है, तो बेस का स्पीड v है तो उसका भी v होगा, और जो लिक्विड का बॉटम मोस्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन का कनेक्टेड है, तो इंक्लाइंड प्लेन का 0 तो उसका भी क्या होगा, 0 होगा, और ये कांस्टेंट ही रहता है हमारा जो ग्रेडियंट है, तो अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टोक्स लॉ हो गया हमारा, ठीक है। स्टोक्स लॉ हमारा हो गया है। स्टोक्स लॉ में हमारा क्या है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ विस्कस फोर्स ये फ्लूइड के अंदर, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को एक लिक्विड के अंदर ड्रॉप करोगे तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है ऊपर की ओर, विच इज 6 पाई नीटा आर, ठीक है। और जब भी ये कोई फोर्स जो है अगर आपका वेलोसिटी पे डिपेंडेंट आएगा तो हमेशा एक टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट अराइज कर जाता है, ठीक है। ये हम कहां देखते हैं, ये शायद हम मैग्नेटिज्म में भी देखते हैं, है ना। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो ईएमआई बोलो, मैग्नेटिज्म बोलो, जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वहां पर भी हमारा एक करंट आता है, करंट के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स आता है, और वो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो जहां पर भी ये वाला सवाल आएगा, मतलब एक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा, वहां पर मोस्टली जो है टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट बन जाता है। आपको कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो उसको आपका करना है ए को 0 कर देना है। ए को 0 करने मतलब क्या हुआ, फोर्स को 0 कर देना है। तो यहां पर भी हमने ये वाली हरकत की है
कि फोर्स को जीरो कर दिया। फोर्स हमारा कितना हो गया बच्चों, ये वाला हमारा ऊपर की तरफ 6 पाई नीटा आरवी, और ये मैंने mg और बाइंड फोर्स का जो है वो नेट लिख दिया है, ठीक है। तो ये 6 पाई नीटा आरवी हमारा इस वाले के अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमारा ये टर्मिनल वेलोसिटी निकल करके आएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद करना कठिन लग रहा हो तो एटलीस्ट ये जरूर ध्यान रख लेना कि वेलोसिटी टर्मिनल हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेलोसिटी टर्मिनल हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के आर स्क्वायर के, तो ये काफी बार प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर याद कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर याद ना कर पाओ तो ये बात तो एटलीस्ट ध्यान रखनी ही रखनी है। करना कुछ भी नहीं है, जब भी टर्मिनल कंसेप्ट आएगा नेट फोर्स को जीरो कर दो तो अपने आप ही वो वेलोसिटी मिल जाएगी जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो रिनोल्ड नंबर भी हम, हालांकि मैंने उसके अंदर तो नहीं लिया, रिनोल्ड नंबर के ऊपर भी हमारा कभी कभी डायमेंशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रिनोल्ड नंबर होता है बेसिकली रो वी डी अपॉन में यही ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे वी वेलोसिटी है, डी हमारा डायमीटर है। रिनोल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि डायमेंशन का क्वेश्चन अगर आएगा तो रिनोल्ड नंबर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हो कि अगर 1000 से कम है रिनोल्ड नंबर तो उस फ्लो को अपन बोलते हैं लैमिनार, है ना, और अगर 2000 ज्यादा है तो उसको अपन बोलते हैं टर्बुलेंट, बीच में ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिनोल्ड नंबर के रिगार्डिंग बात है। इसमें एक अच्छी सी या एक अजीब बात ये हो सकती है, अगर कोई तुम्हें बोले कि डायमीटर आधा कर दिया है ना, तो बताओ रिनोल्ड नंबर बढ़ा कि घटा, तो अपने को लग सकता है कि डायमीटर अगर आधा कर दिया है तो रिनोल्ड नंबर मेरा डिक्रीज कर जाना चाहिए, बट अगर डायमीटर आधा करोगे तो कंटिन्यूटी से वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है, तो टेक्निकली हमारा रिनोल्ड नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस वाली बात को ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं बच्चों।